हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों बात आती है जब सीएसआर नेट एग्जाम्स की, तो ये इंडिया का वन ऑफ दी लाइफ साइंस के डोमेन में सबसे टफेस्ट एग्जाम देखने को मिलता है। टफेस्ट इसलिए कह जाते हैं कि यहाँ पे फैक्चुअल भी सवाल है, जब जनरल एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाता है और उसी के साथ साथ कोर कंसेप्ट से और वास्ट सिलेबस से आपको सवाल पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल बेस हो जाए, कंसेप्ट के रिगार्डिंग हो जाए, फ्यूचर के एस्पेक्ट से हो जाए, इस वजह से हमें थोड़ा इस एग्ज़ाम का टफनेस देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये एग्ज़ाम जो है क्रैक करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। बट कुछ बच्चों ऐसे होते हैं कि वो एमएससी के दौरान ही इसको क्रैक कर लेते हैं, कुछ अलग से टाइम पीरियड लेके 6 महीने साल भर में मेहनत करके इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं। और कुछ बच्चे मतलब जब तक हो नहीं जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से डेडिकेशन और हार्डवर्क से इस एग्ज़ाम्स को जो है क्रैक करते हैं। और ऐसे ही बच्चों की कहानी हम देखते आ रहे हैं, देखेंगे, जिनकी वजह से जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनको काफ़ी हद तक मोटिवेशंस मिलेगा, उनको क्लैरिटी आएगी, डिफरेंट एस्पेक्ट पता हो जाएंगे कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को एक बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। और उसी के साथ साथ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस, ये भी हमें समझने को मिलेगा इन कैंडिडेट से। उसी के साथ साथ उनकी जर्नी क्या रही है, क्या अप एंड डाउन्स रहे हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए, जानते हैं उनसे ही, उनकी ही जर्नी को। तो हेलो। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Sir, my name is Subhasri Nayak. I am from Odisha and I have completed my MSc and MPhil from Ravensa University, and currently I am pursuing PhD from Ravensa University itself. ओके, तो आप पीएचडी भी उसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहे हो। तो आपका सीएसआर नेट जेआरएफ में क्या रैंक रहा है? Yes sir. सर मेरा AIR रहा है 139। ओके, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 139 रहा है इस एग्जाम्स में। ओके, तो मुझे ये बताइए यस सर। कि आप पीएचडी भी कर रहे हैं, आपने एमफिल भी किया है और उसी के साथ साथ आपने सीएसआर नेट के लिए भी प्रिपेयर किया है। तो ये क्या ओवरऑल जर्नी रही है, किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या मतलब ऐसे सिलेबस को, किस पूरी जर्नी बताइए थोड़ा हमें ब्रीफली। यस सर। सर मेरा IFS के साथ जर्नी स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम में। तब सर हमारे बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज कर रहे थे, तो वहीं से मुझे अच्छा लगा था उनका सारा क्लासेस जो भी मैं ज्वाइन की थी। उसके बाद वो तो स्टॉप हो गया था, तो मुझे रिकॉर्डेड कोर्स लेना पड़ा उसके बाद। तो वहाँ पे एक बार ली थी, पर जस्ट उसके बाद ही मैं PhD ज्वाइन कर दी थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था। स्टिल मैं मैक्सिमम टाइम जब मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैं वीडियोस ऑन करके देख लेती थी। सर का जो कोर्सेस है, जो बायोकेमिस्ट्री हो, कुछ भी सेल बायो जेनेटिक्स वगैरह सारा मैं रिकॉर्डेड कोर्स में देख लेती थी उस टाइम। उसके बाद इसीलिए शायद मुझे थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे PhD का वर्क भी था करने के लिए, तो इसलिए। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जब हम सीएसआर नेट की बात करते हैं तो एक तो हमें इतना वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है, 13 यूनिट है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के यूनिट है, उसके साथ साथ कोर कंसेप्ट भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया था? सर मेरा में तो प्लांट एंड डेवलपमेंटल बायो मुझे अच्छा हो रहा था स्टार्टिंग से ही, और बायोकेमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं था, पर केसी सर के पढ़ाने के बाद वो थोड़ा सा लाइन को आ गया, मतलब अच्छा होने लगा, मुझे बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद बाकी मैं सेल बायो ये सारे यूनिट्स प्रिपेयर की थी। 8 to 9 यूनिट सर, मैं टोटल 30 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए टाइम तो नहीं था, मैं 8 to 9 यूनिट प्रिपेयर की थी सारा। ओके, तो आपने 8 to 9 यूनिट जो है इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किए थे। मुझे इसमें बताइए कि आपको सबसे ईजिएस्ट यूनिट कौन सी लगी थी? सर मुझे जेनेटिक्स बहुत पसंद है, कैसे सर मतलब ऐसे पढ़ाए थे कि मुझे अच्छा लगता था उनका, तो जेनेटिक्स मुझे पसंद है, उसका प्रॉब्लम सब सॉल्व करना, और डेप बायो ये सब यूनिट पसंद है। ओके, तो केसी सर ने आपको इस तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से जेनेटिक्स समझाया है कि आपको सबसे ईजिएस्ट यूनिट लगती है।
तो जेनेटिक मैंने बहुत जी। सारे बच्चों से बातचीत की है, टॉपर लोगों से, उनका कहना होता है कि जेनेटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और लॉजिकल वाली है। बट यही बात है आईएफएस के फैकल्टी की कि कितनी भी कॉम्प्लेक्स यूनिट क्यों ना हो, आपको ईजी सी लगने लगती है। अब मुझे ये बताइए कि आपने सबसे ईजी तो बता दिया मुझे, अब सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी थी आपको? सर हाई यूनिट तो ऐसे कुछ हार्ड मतलब पढ़ने से सब इजी होता है, नहीं पढ़ने से ये तो मैं तो पूरा प्रिपेयर कर नहीं पा रही थी। स्टिल मुझे वो, मैं जूलॉजी से बिलोंग जूलॉजी बैकग्राउंड की हूँ, स्टिल मुझे वो एनिमल फिजियो का मतलब जितना क्वेश्चन होता है थोड़ा सा मुझे ट्विस्ट लगता है, मतलब मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, अगर करती हूँ तो गलत। और प्लांट फिजियोलॉजी वो हार्मोन वाले सिग्नलिंग को थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा नहीं होता था, और बाकी सब ठीक ठाक। ओके। और मुझे ये बताइए कि आपने सीएसआर नेट को क्यों चुना, मतलब क्या रीजंस रहे? अब आपकी तो खैर पीएचडी कंप्लीट होने को भी है, तो फिर क्या रीजंस थे आपने सीएसआर को चुना? सर मैं मेरा तो मतलब जब मैं एमएससी कर रही थी तो तब पता था कि एमएससी के बाद नेट, बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि एमएससी करके अगर नेट क्लियर नहीं हुआ तो वो कुछ वैल्यू नहीं है उसका। तो उस टाइम से थोड़ा सा मतलब मैं इतना सीरियस नहीं थी, बट पता था कुछ नेट क्लियर करना होगा। लेकिन जस्ट एमएससी के बाद मैं एमफिल ज्वाइन की, फिर उसके बाद पीएचडी ज्वाइन की। मेरे गाइड जो थे मेरे लैब में, मेरे गाइड और मेरे पेरेंट्स, ये हमेशा उनका एक था कि तुम जैसे भी हो नेट क्लियर करो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हमेशा आपको मतलब डीमोटिवेटेड नहीं होने देते हैं, उसी टाइप का मतलब मैं जब भी कभी-कभी आता था 1-2 बार देने के बाद कि नहीं होगा मुझसे, कि बहुत हार्ड है शायद, मैं और मुझे टाइम देना था, कुछ कमी है मुझ में। तो ऐसे जब भी सिचुएशन कभी आता था तो मेरे गाइड हमेशा सँभाल लेते थे, नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, पढ़ो। तो पीएचडी के टाइम में भी थोड़ा-सा वो, और मेरे पेरेंट्स जो है मेरे फैमिली सारे मेंबर्स और बेसिकली मेरे लैबमेट्स बोलते हैं ना कि सराउंडिंग भी मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल। तो मैं कभी कुछ मेरा पेंडिंग काम होता था तो वो सारे मेरे कॉलीग्स जो थे वो कर लेते थे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कलीग्स जैसे सराउंडिंग मिलना भी बहुत खुश, मतलब बहुत नसीब की बात होती है। और मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की जी सर। स्ट्रैटेजी क्या रही थी? मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी? सर मॉक टेस्ट तो मैं सारा यूनिट नहीं दे पाई, मैं जितना यूनिट सिलेक्शन की थी पढ़ाई के लिए, वो यूनिट वाइज जब खत्म होता था तो मैं तब मॉक वीकली जो टेस्ट होता था आप में वो देती थी। और बाकी रिवीजन सब में पीवाई क्यू, मुझे लगता है कि पीवाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है नेट क्लियर करने के लिए। तो पीवाई क्यू में सारे प्रैक्टिस की थी उस टाइम में, और वीडियो देख रही थी। कभी कभी अगर पीवाई क्यू करने के टाइम में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उस वहाँ से फिर मैं थ्योरी की तरफ एंटर करती थी कि थ्योरी में शायद कुछ मुझे मैं समझने में गलती की हूँ, और फिर शायद कुछ कमी है इसीलिए। फिर थ्योरी से फिर मैं एंटर करती थी पीवाईक्यू को। ओके, तो इस तरीके का ओवरऑल आपका रहा है। और मुझे ये बताइए कि आपने मतलब आगे का अब क्या प्लान है? अब तो पीएचडी भी आपकी खैर कंप्लीट होने को है, सीएसआईआर भी क्वालिफाई किया है, तो क्या सोच रहे हो आगे का? सर अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट मैंडेटरी कर दिया है, मतलब नेट जैसे भी हो चाहिए। तो अभी बस पीएचडी खत्म होने के बाद उसके लिए ट्राई करूंगी, मेरे टीचिंग प्रोफेशन में मैंने उसी लाइन में जाना है। अब जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जाना चाहती है, तो मुझे ये बताइए कि जो भी आपके व्यूवर्स है, जो भी आपके जूनियर्स है, जो आपको देख रहे हैं, आपको देख के वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीएसआर नेट के लिए, तो उन सभी दोस्तों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए आपका क्या सजेशंस रहेगा? सर कंसिस्टेंट तो होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए फिर। ऑल्दो मैं पीएचडी वर्क कर रही थी, स्टिल मुझे टाइम तो दिन में नहीं होता था, स्टिल मैं रात में आके आधा घंटा हो 1 घंटा हो जितना भी मुझे टाइम मिलता था रोज़ पढ़ाई करना पड़ता था। वो तो है, लेकिन और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी जो मेरे साथ मैं सोच रही हूँ कि वो मेरा ज़्यादा रीज़न था नहीं होने का। मैं बहुत पैनिक मूड मुझ में बहुत ज़्यादा था। लाइक जब एग्ज़ाम प्रीवियस टाइम में दे रही थी तो उस टाइम में मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके प्रीवियस डे मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मैं रात भर आँखें बंद करती हूँ तो मेरे सामने वो सारे सब सिग्नलिंग वो सब चलने लगता था उस टाइम।
तो फिर पैनिकनेस बहुत ज़्यादा था और सीएसआर में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पता नहीं है किसी को, पता सबको है। पर और एक है कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, किसको छोड़ेंगे, उसी पर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। पैनिकनेस कम होना चाहिए और क्वेश्चन सिलेक्शन वो बहुत ज़रूरी होता है। Okay, बहुत सही से और बहुत क्लैरिटी से बताया आपने। सो थैंक यू सो मच शेयरिंग योर जर्नी एंड योर एक्सपीरियंस विद अस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच सर।